देश में आर्थिक उदारीकरण का दौर, नव उदारवाद की नीति और औद्योगिक नीति तो 1992 में बनी, जब तत्कालीन सरकार के वित्त मंत्री के रूप में और इकोनॉमिक एडवाइज़र के रूप में देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे। ऐसा लग रहा था कि एक अर्थशास्त्री देश को एक ऐसी व्यवस्था देगा जिसमें गरीबी, जो पिछले 50 सालों से उस समय में 50 सालों से जिस गरीबी के लिए कई सरकार लड़ाई लड़ रही थी, उस ओर एक इशारा था कि आर्थिक उदारीकरण के बाद देश की आर्थिक हालात में बदलाव होगा। आर्थिक हालात में बदलाव होने का सिर्फ़ और सिर्फ आर्थिक उदारीकरण का नाम देकर 1992 के बाद जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सरकार की पीएसयू कंपनी और उसके डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार ने अपनी नीति को आगे बढ़ाई। ये सिलसिला 1999 आते आते तत्कालीन सरकार एनडीए के सरकार में जिस तरीके से उस समय मीडिया में सिर्फ DD1 और DD2 हुआ करता था। दूरदर्शन देश की सरकार के द्वारा प्रायोजित, देश की सरकार के द्वारा नामित एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य था कि सरकारी कार्यक्रम और जनता की एक्चुअल स्थिति को लोगों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे सरकार के ऊपर यह बोझ बढ़ता गया, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, हालात बदलते गए, तो सरकार ने इसे आर्थिक उदारीकरण का नाम देकर एक नया अमला जामा पहनाया। उस अमले जामे में यह कहा गया कि अब निजी सेक्टर की कंपनियां भी न्यूज़ बिजनेस में आएंगी और देश में प्राइवेट चैनलों के लिए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग का एक नया दौर शुरू हुआ। उस दौर के बाद देश में लगभग अभी तक 450 न्यूज़ चैनल्स को भारत सरकार के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने देश में चैनल शुरू करने का लाइसेंस आवंटित किया। उसी DD1 पर कभी आंखों देखी भी चलता था, कभी बिजनेस मंत्र भी चलता था, कभी सिनेमा स्कोप भी चलता था और ओवरऑल सरकार के उस 24 घंटे के कार्यक्रम में सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि वो पूर्ण रूप से हर तरह के लोगों के ध्यान में रखते हुए उस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाए और लोग रामायण के रूप में, महाभारत के रूप में और न जाने कई ऐसे प्रोग्राम के रूप में DD1, DD2 का नाम देखकर ही अपने मनोरंजन का साधन ढूंढते थे। सरकारी जिम्मेदारी और सरकार की नीति निर्देशक के द्वारा जब ये लगा कि अब जनता के अधिकारों का क्या होगा, जनहित की उन बातों का क्या होगा, उन मुद्दों का क्या होगा, तो नव उदारवाद की नीति के साथ जब प्राइवेट चैनलों को लाइसेंस दिया गया, उसमें 500 चैनलों को अभी तक लाइसेंस दिया गया। पिछले 6 साल के कार्यकाल में लगभग 206 चैनलों का लाइसेंस रद्द हो गया है। इसके बाद लगभग 250 चैनल इस देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में न्यूज़ बिजनेस में काम कर रहे हैं। लेकिन बार की रेटिंग के हालिया संकेत के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने इस ओर पूरे देश के उस दर्शकों का ध्यान आकृष्ट किया है जिनकी जवाबदेही इस प्राइवेटाइजेशन के दौर में तय कर दी गई है। ट्राई की माने तो देश में 20 करोड़ से ज़्यादा टेलीविज़न सेट्स हैं और एक परिवार में अगर 4 लोग ही मिनिमम देखते हैं तो लगभग 80 करोड़ लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, इस टीवी चैनल्स को देखते हैं। इसी एक 80 करोड़ लोगों में देश के लगभग 250 प्राइवेट चैनल्स और सरकार के लगभग 10 से ज़्यादा चैनल जो डिफरेंट कैटेगरी में चल रहे हैं। अब यह 80 करोड़ लोग क्या देखते हैं, इनकी क्या मनोदशा है, इस बात की पूर्ति देश के वो सिर्फ 20,000 लोग करते हैं जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और महानगर जैसे मद्रास जैसे महानगर में रहते हैं। उनके आधार पर, उनके देखने के आधार पर, उनके चॉइस के आधार पर यह मान लिया जाता है कि देश के 80 करोड़ लोग और यूँ कह लें तो अप्रत्यक्ष रूप से देश का 140 करोड़ लोग क्या देखता है। अब यह गंभीर सवाल यह उठता है कि सरकार ने अपनी नीति को प्रभावित करते हुए जिस नव उदारवाद की नीति के साथ प्राइवेट चैनल्स को सूचना एवं डिफरेंट तरह के खबरों के लिए जनहित में समर्पित किया था, आज उसकी क्या स्थिति है। अभी सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार जब कोई व्यक्ति न्यूज़ चैनल का लाइसेंस लेने जाएगा तो उसे 20 करोड़ रुपए का नेटवर्क दिखाना होगा और 2 करोड़ रुपए बैंक गारंटी देनी होगी।
उस आधार पर देश में 70% से ज़्यादा चैनल्स या तो आज कॉरपोरेट समूह का हिस्सा हैं या किसी रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का हिस्सा है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि ट्राई के हालिया रिकमेंडेशन के आधार पर, जिसमें यह कहा गया है कि नेटवर्थ के रूप में ये 20 करोड़ का अमाउंट को बढ़ाकर सरकार 200 करोड़ कर दे, जिस कारण कि देश में नए लोग और नए चैनल्स नहीं आ सकें या कम आ सकें। सरकार जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन के दौर में, आर्थिक उदारवाद के दौर में इन चैनलों को न्यूज़ टेलीकास्ट करने का परमिशन दिया, आज 20 साल के बाद भी ये न्यूज़ चैनल्स की घटिया कंटेंट इस तरीके से बताई जा सकती है कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसी रूप में नहीं दिखाई देते। टीआरपी के इस खेल में सब कुछ बाजारवाद और बाजारवाद के सिद्धांत के अधीन आ चुका है। चैनल्स के मालिक अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से या स्टेट गवर्नमेंट में अपने इन्फ्लुएंस के उद्देश्य से स्टेट लेवल पर चैनल चलाते हैं। वह चैनल लाइसेंस तो उन्हें पूरे देश के लिए मिलता है, लेकिन रीजनल स्टेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की पॉलिसी के आधार पर वह चैनल चलाते हैं और उस चैनल से वो लाभ लेते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ट्राई का रिकमेंडेशन कितनी जल्दी लागू होता है। सवाल यह उठता है कि सरकार का दिशा निर्देश कब तक उन लोगों तक पहुंचेगा जो अपने आवाज़ के रूप में, DD1 के रूप में, DD2 के रूप में इस चैनलों को देख रहे थे। सवाल उस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए उठता है जो मिरर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, मिरर ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। आज सोसाइटी में क्राइम की खबरें, नग्नता की खबरें जिस तरीके से परोसे जा रहे हैं, इस तरीके से ये माना जाए कि आने वाले समय में देश में सांस्कृतिक आपातकाल के बाद इन सेंसरशिप के किया था एक तरीके से देश में मीडिया के लिए यह अघोषित सेंसरशिप का दौर है। वीडियो टीम के साथ नोएडा